नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो आज फिर से एक बार आपका लक्ष्य पाठशाला पे स्वागत है। तो आज हमारा क्लास होने वाला है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो ये वन शॉट में हमारा क्लास रहेगा और अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो क्लास हमारा होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे। इसको अच्छे तरीके से समझना है वन शॉट में। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। पहला क्वेश्चन आता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में, यानी कि भौतिक गुण, उसका जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, यानी कि उसका भौतिक गुण जो है उसमें परिवर्तन होगा परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे कि है बल्ब का जलना। किया तो बल्ब का जलना, बल्ब जो जलता है तो इसके भौतिक गुण में ही न परिवर्तन होता है। बल्ब जलता है फिर बुझ जाता है, इसके रासायनिक गुण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक का घोलना, जल में अगर आप नमक को घोलिएगा, जल में जब आप नमक को घोलिएगा, जल में जब आप क्या कीजिएगा, नमक को घोलिएगा तो जल के भौतिक गुण में कोई परिवर्तन आएगा। जल के भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है बल्कि उसमें नमक घुल जाता है। ठीक, वो तो पीने के बाद न टेस्ट से न पता चलता है कि इसका स्वाद गड़बड़ा गया है। मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघल जाए फिर आप उसको मोम का रूप दे सकते हैं। जल का वाष्पीकरण, जल से वाष्प बनता है और वाष्प से फिर पुनः आप जल बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, उसके बाद मक्खन का बर्तन में पिघलना। ठीक, समझ गए, मक्खन का मेल्ट होना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि बस रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। क्या, तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक, तो उदाहरण से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे दूध से दही बनना। क्या, तो दूध से दही बनना, दूध से अगर आप दही बनाइएगा, तो दूध क्या होता है, दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। फिर आप दही से पुनः दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसका क्या हुआ, तो इसका रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ, तो रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया लेकिन भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जो जंग लगता है, लोहा पर जो जंग लगता है तो इसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो गया बल्कि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आयरन तथा सल्फर से, क्या, तो आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड, क्या, आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड बनता है तो इसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है बल्कि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सॉरी, रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। लकड़ी और कागज का जलना, लकड़ी और कागज का जलना में क्या होता है, लकड़ी और कागज के जलना में रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है ना, रासायनिक गुण में, लेकिन लकड़ी और कागज जो जलता है तो इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। ठीक, चलिए देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्या करता है, जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ हो जब वो अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, क्या, तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण से समझिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन गैस है। ठीक, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। ये हाइड्रोजन गैस और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक,
ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो मिला तो इस दोनों से मिल करके ना यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो ये देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो गुण है तो ये इस दोनों के गुण से अलग है कि ना? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के गुण से इसका गुण अलग है या सेम है? तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गुण अलग है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस दोनों के गुण से इसका गुण अलग है। इस दोनों के गुण से क्या है? तो इसका गुण अलग है। इस दोनों का जो गुण होगा, इस दोनों का जो गुण होता है, ठीक ना, इस दोनों का जो गुण होता है तो उसके गुण से इसका गुण अलग होता है। ठीक ना, उदाहरण से देखिए, क्या देखिएगा कि आपका ये रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें अपने दैनिक जीवन में क्या क्या आता है वो देखिए। रासायनिक अभिक्रिया से दैनिक जीवन में क्या क्या आता है? तो पहला रासायनिक अभिक्रिया से दैनिक जीवन में आता है भोजन का पचना। भोजन का पचना भी क्या है? तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद श्वसन क्या है? तो श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम का फीता में भी रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनने का प्रक्रिया, दूध से दही बनने का प्रक्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन को पकाने की प्रक्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ठीक, उसके बाद अभिकारक किससे कहते हैं? क्या? तो अभिकारक किससे कहते हैं? अभिकारक क्वेश्चन है, अभिकारक किससे कहते हैं? अभिकारक तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ को, क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, क्या? भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। चलिए ले चलते हैं आप लोग को एग्जाम्पल पे। यहाँ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हमने बोल रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें देखिए, ये पदार्थ भाग लिया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भाग लिया, कि ये दोनों भाग लिया तब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो ये दोनों जो भाग लिया तो ये हो गया अभिकारक, ये हो गया अभिकारक। ये भाग लिया तो ये हो गया अभिकारक, ये भाग लिया तो ये हो गया अभिकारक। और भाग लेने के फलस्वरूप ये जो बना तो ये हो गया उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जो भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? जो भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहेंगे। और जो पदार्थ बन के तैयार होगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। ठीक, उत्पाद कहेंगे। समझ गए? तो क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल या उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभी दोनों एग्जाम्पल आप लोग को समझा दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ नियम है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको आप कैसे पहचानिएगा? तो उसको पहचानने के लिए कुछ नियम है। उसको पहचानने के लिए कुछ नियम क्या है? तो पहला जो है, पहला उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या? तो पहला अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा रंग में परिवर्तन, क्या? दूसरा रंग में परिवर्तन है, दूसरा रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा ताप में परिवर्तन, क्या? तो तीसरा ताप में भी परिवर्तन होता है। चौथा गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, गैस निकलता है। तो ये चारों जो है, चारों रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है। तो चलिए एक एक करके सबको डिटेल से देखते हैं आखिर कैसे पहचानेंगे। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे जानेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है? तो उसको जानने के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम चूर्ण बनता है। क्या? अभी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जब आप मैग्नीशियम के फीतों को जलाइएगा ना, जब आपने मैग्नीशियम के फीते को जलाइएगा, किसके? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को फीते के जलाइएगा
तो मैग्नीशियम चूर्ण प्राप्त होता है। क्या? तो मैग्नीशियम चूर्ण प्राप्त होगा। इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, मैग्नीशियम का फीता और मैग्नीशियम का चूर्ण, तो दोनों का अवस्था परिवर्तन हुआ। मैग्नीशियम के फीते को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ देखिए जला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि मैग्नीशियम का चूर्ण बनता है। किसी भी पदार्थ का को आप जलाइएगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। मान के चलिए आपके पास एक प्लास्टिक वाला बोतल है, आप उसको जला दीजिए, आप क्या कीजिए उसको जला दीजिए तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना, वो सिकुड़ जाता है। उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? मान के चलिए आपके पास एक छोटा सा जो डेगची होता है अपने घर में वो है, उस पर आप 2 हथौड़ा दे दीजिए, वो धंस जाएगा। तो इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, अवस्था में परिवर्तन होता है। उसी तरह से है रंग में परिवर्तन। क्या? तो रंग में परिवर्तन कैसे होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, उसके विलयन का रंग नीला होता है। क्या? तो नीला होता है। परंतु यानी कि लेकिन लोहे की कील डालने पर उसका रंग भूरा हो जाता है या हल्का हरा होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? देखिए ये क्या हो गया, आप लोग को समझा रहे हैं एग्जाम्पल से। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या? कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें कॉपर सल्फेट का क्या है? विलयन है। इसमें क्या किए? इसमें एक लोहे का कील डाल दिए। तो इस कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग है, इस कॉपर सल्फेट विलयन का जो कलर है, इस कॉपर सल्फेट विलयन का कलर वो क्या होता है? तो उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका रंग भूरा हो जाता है या हल्का हरा हो जाता है। इसमें जो कॉपर सल्फेट है, इसमें जो ये कील डाले हैं, तो कील डालने से कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? हल्का हरा या भूरा हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? अब आप लोग को एक घरेलू यानी कि एग्जाम्पल देते हैं। आप एक बर्तन लीजिए, ठीक, उसमें थोड़ा सा सर्फ घोलिए और उसमें हल्दी आप डाल दीजिए। हल्दी डालिए, देखिए उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। कि ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ तो इसमें रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? रंग में परिवर्तन हुआ। इसमें जैसे ही आप हल्दी डाल दिए, इसके रंग में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हुआ तो पहचान गए। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया है कि कॉपर सल्फेट का विलयन में जब लोहा को डाला गया तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का हरा हो गया या भूरा हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ताप में परिवर्तन। आगे क्या होता है? तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक को पात्र में क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक को क्या? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक को जब आप पात्र यानी कि किसी बर्तन में डालिएगा तो वो बर्तन गर्म हो जाएगा। अतः अभिक्रिया में तापमान का परिवर्तन होता है। क्या? तापमान का परिवर्तन होता है। आप सर्फ ले लीजिए, आप अपने हथेली में थोड़ा सर्फ ले लीजिए जिससे आप कपड़ा धोते हैं, और मुट्ठी को बंद करके उसमें, और मुट्ठी को आप पानी में डालिए, यानी कि बाल्टी में भरा हुआ पानी रहेगा, उसमें आप अपने मुट्ठी को डुबाइए तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। तो ताप में परिवर्तन हुआ कि नहीं? उसी तरह से क्या होता है? जब सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक को क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के दानेदार जिंक को किसी बर्तन में आप जब डालिएगा ना तो वो बर्तन गर्म हो जाता है। तो तापमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तापमान में परिवर्तन हुआ। और क्या? तो गैस का उत्सर्जन होता है। गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। गैस का उत्सर्जन, रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब ये देखिए दानेदार जिंक डाला गया, यानी कि जिंक डाला गया तो जिंक सल्फेट बना और उसी के साथ हाइड्रोजन गैस देखिए रिलीज कर रहा है। तो गैस का उत्सर्जन हुआ। ठीक, अब देखिए आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है कि किसी भी
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं आगे चलिए पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। अभिकारक और उत्पाद आप लोग समझा दिए हैं, समझ चुके होंगे। तो अभिकारक और उत्पाद को क्या होता है, उत्पाद को रासायनिक सूत्र में उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, यानी कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसके अवस्था के साथ लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण की अवस्था परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुआ, तो इसका जो ताप, दाब कुछ भी रहेगा तो ये तीर जो है तीर के ऊपर या नीचे दर्शाएंगे, तीर के ऊपर या नीचे दर्शाएंगे। यहाँ पे क्या किए हैं तो ऑक्सीजन को जलाए हैं ना, ऑक्सीजन को यहाँ पे जलाए हैं, तो यहाँ पे जलाने का सिंबल तीर के नीचे दर्शाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में अवस्था परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के नीचे या ऊपर दर्शाया जाता है। ठीक, ऊपर दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण नियम को लिखिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है। क्या? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण न होता है, न ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होगा और ना विनाश होगा। तो होता है क्या? तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि एक जगह एकत्रित रहता है। उसमें द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में और ना ही विनाश होता है। रासायनिक समीकरण को अपना लोग संतुलित क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि क्या कहता है कि द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। तो जब भी अपना लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें क्या होता है, तो पदार्थ का कभी कभी द्रव्यमान आप देखिएगा पदार्थ बैलेंस नहीं रहता है, इसीलिए उसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को लागू करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। ठीक, अब उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक समझिए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है। क्या? अभिक्रिया की वेग की दर को परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, या तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन ये क्या करता है, तो अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। इसे उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, जैसे ये हो गया अभिकारक या अभिक्रिया, ये हो गया तीर के निशान की उत्प्रेरक, यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर होगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक, उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए अब संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान होती है। संतुलित में क्या होगा, तो दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होगी। यहाँ पे देखिए इस साइड मैग्नीशियम कितना है, तो 1, इस साइड भी कितना है मैग्नीशियम 2, इस साइड देखिए क्लोरीन गैस कितना है 2, तो इस साइड क्लोरीन गैस कितना है, देखिए इसके पीछे में 2 लगा है, तो इस सब में 2 से गुना है, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना है और क्लोरीन में भी 2 से गुना है। तो क्लोरीन गैस कितना हो गया, तो क्लोरीन गैस 2 हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण यही कहते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह जिसमें समीकरण के दोनों और तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। देखिए दोनों और यहाँ भी तत्व की परमाणु संख्या समान होता है ना, समान है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ठीक, 2 है।
नेक्स्ट देखिए असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? असंतुलित को कंकाली कहते हैं, असंतुलित को ही कंकाली कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। क्या? तो दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इस बगल 2 गो है, लेकिन यहाँ क्या है? तो हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है। हाइड्रोजन इस साइड 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है। क्लोरीन इस साइड 2 है, क्लोरीन इस साइड एक है। तो ये किस एंगल से आपको संतुलित लग रहा है? किसी तरह से आपको ये संतुलित लग रहा है। तो ये क्या हो गया? या असंतुलित हो गया या कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया। असंतुलित या कंकाली, ठीक, असंतुलित या कंकाली। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर को पूरा करने के लिए क्या था? तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है? तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न ही ऊर्जा का विनाश होता है और न ही ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में लाते हैं। क्या? तो हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा जो रासायनिक समीकरण असंतुलित रहता है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण में लाते हैं। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला प्रकार होगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण, यहाँ पे क्या है? संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए कितना पदार्थ है, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ है या अकेले हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। संयोजन का मतलब मिलना। तो यहाँ पे मिल करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये दोनों मिल करके, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये क्या हो गया? ये संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया हो गया। अब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन का मतलब क्या हुआ? वियोजन का मतलब अलग होना हो गया। वियोजन का मतलब क्या हुआ? तो वियोजन का मतलब अलग होना हो गया। तो वियोजन या अपघटन, वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह है जिसमें कोई यौगिक बड़े अणु से के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा यौगिक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा यौगिक है। ये क्या हुआ? तो ये टूट करके क्या किया? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया ना। इसमें क्या हुआ? एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटा यौगिक का निर्माण किया। और ये दोनों यौगिक का जो गुण है इस यौगिक के गुण से तो भिन्न है, इसके गुण से इसका गुण भिन्न है ना। क्या हुआ? यहाँ पे देखिए मोटा मोटी बात ये है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो एक कोई भी बड़ा यौगिक रहेगा, वो टूट करके दो छोटा छोटा यौगिक बनाएगा, जिसका इस दोनों का जो गुण होगा इसके गुण से अलग होगा। इसके गुण से क्या होगा? तो अलग होगा। वही एग्जाम्पल यहाँ पे है। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। ये क्या हुआ? तो टूट करके दो अलग अलग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का निर्माण किया। तो कैल्शियम ऑक्साइड से क्या? तो कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन ऑक्साइड और इसका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का भिन्न अलग है या से क्या है? तो इसका गुण अलग है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा उत्सर्जन करना, यानी कि ऊष्मा बाहर निकालना। ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ ऊष्मा का उत्सर्जन करना या ऊष्मा बाहर निकालना। तो इसका क्या आंसर होगा? तो जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा? उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाया और उसके साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पे ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण का मतलब देना, अवशोषण का मतलब देना, अवशोषण का मतलब देना, अवशोषण का मतलब देना। तो इसमें ऊष्माशोषी में क्या होगा? तो अभी ऊष्मा का अवशोषण होगा। यहाँ पे कार्बन है और जल है, इस दोनों में ऊष्मा दीजिएगा, आप ऊष्मा दीजिएगा तब ये क्या करेगा? तो CO और H2 का निर्माण करेगा, ठीक ना। आप देखिए विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में विद्यार्थी को बहुत सारा ही प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा डाउट रहता है, और डाउट को क्लियर कीजिए। क्या कहता है? विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या? तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे फेरस Fe+ और कॉपर सल्फेट और FeSO4 प्लस Cu प्लस, देखिए ये आपको हम समझा रहे हैं, ये अभिक्रिया गलत है, ठीक। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है पता है आप लोग को? नहीं है पता। यहाँ पे बीच में एरो है, एरो, सॉरी, यहाँ पे बीच में एरो है, ठीक। तो ये देखिए कॉपर, ये Fe जो है CuSO4 जो है, तो ये SO4 क्या किया? SO4 खसक के Fe के पास चले आया और Cu अलग रह गया। यहाँ पे एक Cu होगा, मात्र Cu अकेले रह गया। तो ये क्या किया? ये ज़्यादा बलशाली था इसलिए यहाँ पे चला आया। यहाँ पे देखिए, ठीक, समझ गए होंगे, उम्मीद है। नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम विस्थापन और एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पे अलग से वीडियो लेके फेस के साथ आएंगे। बस आप लोग समझे या ना समझे कमेंट करना है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, बेहिचक कमेंट करना है। कहे कि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप अच्छा मार्क का स्कोरिंग कर पाइएगा, ठीक। तो आपको जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लजाना शर्माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में कोई भी लाज शर्म की चीज़ नहीं होती है। तो चलिए अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दुई गो नहीं, द्विविस्थापन में 2 गो नहीं, तब क्या गो? तो देखो क्या गो, द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नया यौगिक का निर्माण करता है। समझे? नहीं समझे तो ये समझाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो 2 गो यौगिक आया, यहाँ पे XY और AB है ना, दोनों यौगिक, ये की करेगा? आयन का आदान प्रदान कर लेगा। ये X क्या कहेगा? Y से ये X जो है X कहेगा A से, रे भाई, X कहेगा A से भाई। तू क्या कर, तू B को मेरे पास भेज और Y को तू ले जा। तो A बोला काहे? तो बोला ये Y बहुत खचरा है, हमसे नहीं संभलता है, तो Y को तू ले जा और B को मेरे पास भेज। तो क्या किया? तो ये दोनों अदला बदली कर लिया, ये दोनों अपना अपना अदला बदली कर लिया। क्या अपना अपना अदला बदली कर लिया? आयन का अदला बदली, ठीक। तो X के साथ देखिए, यहाँ पे X के साथ यहाँ पे B आ गया और A के साथ क्या आ गया? Y आ गया। यानी कि E इसमें जाएगा और E इसमें आएगा, Y इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें आएगा, ठीक। तो वही आप अभिक्रिया से समझिए। ये NaCl है और AgNO3 है, तो ये NaCl और AgNO3 है, तो ये क्या होगा? NO3 चलेगा NaCl के साथ और Cl चले जाएगा Ag के साथ। तो यहाँ देखिए Ag के साथ Cl आया ना, Ag के साथ Cl आ गया, Cl ये आ गया, Ag के साथ Cl, और Na के साथ ये NO3 आ गया, Na के साथ NO3 आ गया। तो वही आयन का अदला बदली हो गया,
ये इसके पास और ये इसके पास, ठीक। आयन का अदला बदली होता है। यहाँ पे देखिए Cl इसके साथ चले आया, Cl इसके साथ चले आया और SO4 इसके साथ चले गए, आयन का आदान प्रदान हो गया, ठीक। उपचयन, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या, तो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन, उपचयन में क्या होगा, उपचयन अपचयन दोनों में तो बहुत कन्फ्यूज रहता है बच्चा लोग। तो उपचयन या अपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन का ग्रहण करता है हाइड्रोजन का त्याग करता है उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या करेगा, तो पदार्थ क्या करेगा, ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा। यहाँ आप देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ग्रहण करके CO2 बनाया। यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ कि त्याग हुआ, तो ग्रहण हुआ। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ, तो ये क्या हो गया, उपचयन या ऑक्सीकरण हो गया। और जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण हो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे या उपचयन कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण हो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण हो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे, ठीक, उपचयन कहेंगे। यहाँ पे देखिए अवकरण, अवकरण या अपचयन या अवकरण। तो देखिए अ से अपचयन, अ से अवकरण, अ से अपचयन, अ से अवकरण, अ से अपचयन, अ से अवकरण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे अपचयन या अवकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन का त्याग किया, तो ये क्या हो गया, अपचयन नहीं अवकरण हुआ। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि अवकरण और उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है और बगले में हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है, बगले में हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करे उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल जो है वो भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो जल और लवण का निर्माण करता है। देखिए यहाँ जल है NaCl, लवण है, जल है, लवण है। अब आप लोग को लवण पहचानने में कठिनाई होगी, तो लवण में एक चीज़ याद रखिएगा, लवण में हाइड्रोजन नहीं आता है, लवण बिना हाइड्रोजन का रहता है, ठीक। तो जल जो उदासीन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो किसी अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के विलयन के रूप में पृथक हो जाता है उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिलेबी खाए हैं कभी, जिलेबी खाए हैं, तो उसमें जो चीनी का जो बोर बनाता है उसमें देखिएगा उजला उजला गौज टाइप का निकालता है हलवाई भाई, गौज टाइप का निकालता है, वही हुआ अवक्षेपण, अभी हुआ अवक्षेपण, ठीक, अवक्षेपण। संरक्षण किया है, संक्षारण, संरक्षण ने संक्षारण, संक्षारण किया है, संक्षारण। तो क्या है संक्षारण, तो जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है और संरक्षित हो जाता है तब प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। कोई धातु जब अम्ल या नमी के पास में संपर्क में आएगा तो वो क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब गल गया, पिघल गया, झड़ गया, जंग लग गया, संक्षारित हो गया, इसे क्या कहेंगे, तो इसे संक्षारण कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। लोहे को जंग लगने से बचाने का उपाय बोल रहा है, दो को बताने के लिए, दो ठो बोल रहा है उपाय बताइए जिससे आप अपने घर में जो लोहा रखे हैं उसमें जंग ना लगे, आपको कभी भी इसका प्याज खाना ना पड़े, आप उसको काम में ले लें, तो आप उसको कैसे रखिएगा कि उसमें जंग नहीं लगेगा, उसका बोल रहा है दो गो उपाय बताने के लिए। आपको बताना है, इसका बिहार बोर्ड को खुल के बताना है, ले भाई दो गो उपाय तुमको हम दे रहे हैं। पहले लोहे पर तो हम पेंट करेंगे, सब जानता है, और दूसरा लोहे पर ग्रीस लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, पिछड़ेगा, जंगीन लगेगा। क्या कॉमन सेंस बिहारी, पावर ऑफ बिहार। उसके बाद विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता तो किसी कहे छै, विकृत गंधिता ककरा कहे छै, सुनू बाबू,
बोल रहा है किसी तेलिया या वसायुक्त पदार्थ को खुले वातावरण में रहने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके दुर्गंधित स्वादहीन हो जाना विकृत गंधिता का लाभ। विकृत गंधिता, गंधिता के मतलब गंध या ठीक, गंधिता के मतलब गंधल को। तो कोनो तेलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ जब खुला वातावरण में छोड़ देवी ना, यानी कि हवा में छोड़ देवी, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता हूँ और की हेता हूँ तो दुर्गंधित हो जेता हूँ। समझिए मोटा मोटी बात कि कोई भी तेलिया या तेल से छना हुआ पदार्थ या जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा हो, उसको आप खुले वातावरण में यानी कि बिना ढके उके छोड़ दीजिएगा। रहने के बाद वो क्या, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन न पाया जाता है, तो वो क्या करेगा, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके दुर्गंधित यानी कि दुर्गंध देने लगेगा। और स्वादहीन खाइएगा तो उसको स्वाद नहीं लगेगा, खट्टापन महसूस होगा, है ना, विकृत गंधिता कहलाता है। मोटा मोटी बात, आप जब किसी तेलीय पदार्थ को या वसायुक्त पदार्थ को किसी खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो खराब होकर दुर्गंध देने लगता है, जिसे दुर्गंध विकृत गंधिता कहते हैं। अब बताइए, ये आ गया दहन से, आप क्या समझते हैं दहन से? तो ये भी कोई बताने का चीज़ है? दहन का मतलब जलना। और कोई पदार्थ कब जलेगा, तो उसमें जब ऑक्सीजन रहेगा तब जलेगा, और ऑक्सीजन देगा जलेगा तो वो क्या देगा, वो उष्मा देगा, और उष्मा देगा तो प्रकाश तो देवे करेगा। तो वही बोल रहा है क्या, वही बोल रहा है कि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर उष्मा और प्रकाश का उत्पादन जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन का मतलब जलना। अब कोई पदार्थ कब जलेगा, जब ऑक्सीजन देगा तब। तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में जलने से जलेगा तो क्या होगा, प्रकाश देगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। और प्रकाश उत्पन्न किया तो उसके साथ साथ उष्मा आया ना, तब ठंडी में ना आग तापते हैं, उष्मा दिया तो उसी को दहन कहते हैं। ठीक, दहन कहते हैं। यसद लेपन किसे कहते हैं, क्या यसद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन या गिलवेनीकरण कहते हैं। लोहा पे जब जिंक का परत चढ़ा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, लोहा पे जब जिंक का परत, ये हो गया लोहा, ठीक, ये हो गया लोहा, और इस पे हम चढ़ा रहे हैं जिंक का परत। जिंक का जैसे ही हम परत चढ़ा दिए तो ये हो गया यसेद लेपन या गिलवेनीकरण। ये हो गया यसेद लेपन या गिलवेनीकरण। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किसका परत चढ़ाते हैं, तो आपको बताना है जिंक का भैया हम परत चढ़ाते हैं उस पर, तब वो संक्षारित होने से बचता है। हमारा सर जी पढ़ाए हैं, ठीक ना। अब क्या होता है, तो भोजन जो आपका ख़राब हो जाता है, तेल में जो आप छाँक के रखते हैं पुड़िया को, और पूरी जो है वो ख़राब जो हो जाता है पूरी, तो उसको बचाने के लिए तो कोई तरीका चाहिए। तो उसी को बचाने के लिए हम लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए, निम्न तरीका से बचाया जा सकता है। तो कैसे बचाया जा सकता है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक एक आता है, यानी कि दवाई मान लीजिए आता है, उसको आप भोजनवा में मिला दीजिएगा ना, तो वो विकृत गंधिता नहीं होगा, यानी कि दुर्गंध नहीं देगा। और वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर ऐसा बर्तन में रखिए, ऐसा बर्तन में रखिए जिसमें हवा ढुकबे न करे, नहीं तो ढुकेगा, नहीं तो खराब करेगा, नहीं तो ढुकेगा और ना तो खराब करेगा। तो वायुरोधी बर्तन में रख करके, क्या, तो वायुरोधी बर्तन में रख करके, और क्या, तो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, हाँ, कुरकुरिया का पैकेट जो फूलल रहता है इसे टिम्मो की तरह, उसमें नाइट्रोजन में ना भरल रहता है, उसमें कुरकुरिया रहता है 2 गो और नाइट्रोजन रहता है भरल। तो क्या, तो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर करके। अब ये बताइए, यहाँ पे आ गया ये पूरी हिंदी वर्ड शीतलन द्वारा। तो आप लोग तो शीतलन नहीं समझिएगा, अब बोल देंगे फ्रिज, तो समझ जाइए फ्रिज क्या करता है, तो ठंडा करता है। शीतलन का मतलब ठंडा, तो ठंडा स्थान पे रख करके, यानी कि फ्रिजवा में रख करके, ठीक। हाँ रहा, यहाँ पे क्या हुआ, तो ख़त्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन था। अब इसका लाएंगे ऑब्जेक्टिव, OBJ, यानी कि ऑब्जेक्टिव इसका लाएंगे। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना ऑब्जेक्टिव देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव लाएंगे हम लाइव टेस्ट, क्या, तो लाइव टेस्ट आप लोग को हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे लिंक, और आप लोग जुड़िएगा लाइव टेस्ट में। आप लोग के से पोल के माध्यम से जानेंगे आप लोग कब जुड़ना चाहते हैं लाइव ग्रुप में, यानी कि लाइव टेस्ट में। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं वो कृपया करके नंबर नोट कर ले, 7352801842। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, तो हम आपको सिंपली से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाइएगा और इसका नोट्स भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक क्या समझ रहे हैं ना आप। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना, शेयर जरूर कीजिए, शेयर तो बनता है अपना ना। और वैसे हम अपना नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या आ जाता है हम डालवा देंगे उसमें, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोग को अच्छा खासा मार्क लाइएगा, अच्छी बात है, बिहार ग्रोथ करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छा के साथ, मस्ती के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते